कानपुर के पास गंगा नदी के किनारे बसे एक शांत गांव में सरला देवी के परिवार की कहानी ने एक समय पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। हर कोई सोचता था कि यह एक साधारण घर है, लेकिन उस पुराने लोहे के गेट के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे इलाके को हिला देने के लिए काफी था। घर की बहू राधा इस साल 25 की हुई थी और अपनी शालीनता और सुशील स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसने 20 साल की उम्र में सरला देवी के छोटे बेटे रोहन से शादी की थी। शादी की शुरुआत सादगी भरी लेकिन प्यार से भरपूर थी। रोहन राधा का सहारा था और राधा को उसके मेहनती और विनम्र स्वभाव के लिए पूरा गांव पसंद करता था। शादी के दिन रोहन ने वादा किया था कि वो उसे एक खुशहाल घर देने के लिए सब कुछ करेगा। फिर रोजी रोटी के बोझ के कारण उसे एक तकनीकी कर्मचारी के रूप में दक्षिण भारत के एक शहर जाना पड़ा। उसने कुछ सालों में लौटने का वादा किया। तब से उस 3 कमरों वाले घर में सिर्फ राधा और उसकी सास रह गईं। 1 साल, 2 साल बीत गए, रोहन वापस नहीं आ सका। बस हर महीने भेजे गए पैसे और छोटी छोटी फोन कॉल्स ही आती थीं। पति की कमी में जीते हुए राधा कभी कभी रात में रो पड़ती थी। सास को बहू पर तरस आता। कई बार समझाती, बेटी हिम्मत रखो, शादी के बाद हर औरत को दुख झेलना पड़ता है, बस रोहन तुमसे प्यार करता है, यही काफी है। राधा सिर हिला देती, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे भरना मुश्किल था। ठीक उसी समय रोहन का सगा बड़ा भाई विक्रम कई साल बाहर काम करने के बाद गांव लौटा। ये 30 साल का आदमी मजबूत, परिपक्व था और अपनी भाभी का हर छोटी छोटी बात में ध्यान रखने लगा। शुरुआत में राधा ने इसे सिर्फ मदद समझा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही ध्यान एक त्रासदी का बीज बोएगा। एक गर्मी की दोपहर पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे, आजकल राधा का पेट बड़ा हो रहा है, लगता है गर्भवती है। लेकिन रोहन तो 1 साल से भी ज्यादा समय से बाहर है, तो उसके पेट में बच्चा किसका है? अफवाहें हवा की तरह फैल गईं। गांव में हर कोई शक करने लगा। जो हमदर्दी रखते थे वे अफसोस में सिर हिलाते और जो बुरी जुबान वाले थे वे ताने कसते। सरला देवी, जो स्वभाव से सख्त थीं, को भी अजीब लगने लगा। उन्होंने अपनी बहू को शक भरी नजरों से देखा। उस रात अपने छोटे से कमरे में राधा अपना पेट पकड़े बैठी थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि वो इसे और नहीं छिपा सकती। उसके पेट में बच्चा उसके दूर बैठे पति का नहीं था, बल्कि एक अक्षम्य गलती का परिणाम था। एक ऐसी गलती जो उसके पति के सगे भाई से जुड़ी थी। त्रासदी वहीं से शुरू हुई। एक घर जो शांतिपूर्ण लगता था, अचानक एक दलदल में बदल गया। एक सुशील महिला पाप के भंवर में फंस गई। एक सख्त सास को एक चौंकाने वाले सच का सामना करना पड़ा। और वो पति जो दूर बैठकर अपने घर में अपने प्यार पर भरोसा कर रहा था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी पीठ पीछे एक भयानक त्रासदी उसका इंतजार कर रही है। गांव में किसी ने नहीं सोचा था कि बहू के गर्भवती होने की ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि घटनाओं की एक ऐसी दर्दनाक श्रृंखला की चिंगारी है जो पूरे परिवार को संकट में डाल देगी। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और यहीं से लोगों को गहराई से एहसास हुआ कि कमजोरी का सिर्फ एक पल इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कानपुर में बसंत की शुरुआती दिनों में अक्सर हल्की बूंदाबांदी होती थी और ठंडी हवा पुरानी खपरेल की छतों से होकर गुजरती थी। लाल खपरेल से बने 3 कमरों वाले घर में, जिसका रंग फीका पड़ गया था, राधा चुपचाप बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखें उस कच्ची सड़क पर टिकी थीं जो हाईवे की ओर जाती थीं। उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। रोहन को गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था जब से उसने दक्षिण के एक औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी शुरू की थी। पति को विदा करते समय राधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। आंसू भरी आंखों से पूछा, आप कितने समय में वापस आएंगे? रोहन ने अपनी पत्नी के बालों को सहलाया, प्यार से मुस्कुराया। बस 1-2 साल की बात है। मैं घर की मरम्मत के लिए पर्याप्त पैसे बचा लूंगा। तुम घर पर अपना ख्याल रखना। कुछ भी हो तो मां से मदद ले लेना। वो वादा राधा के लिए हर दिन जीने की उम्मीद बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो उम्मीद कमजोर होती गई।
फोन पर जल्दबाजी में होने वाली बातें सिर्फ पैसे भेजने और काम के बारे में होती थीं। एक युवा पत्नी के दिल की तड़प, कितनी इच्छाएं, कितना खालीपन। रोहन दूर से कैसे समझ सकता था। सास सरला देवी को बहू पर तरस आता। कई बार राधा को उदास बैठे देख वो आह भरती। लड़की की जवानी का समय है, इस उम्र में पति का साथ होना चाहिए। खैर, सब्र रखो, रोहन भी वहां बहुत मेहनत कर रहा है। राधा बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ बरसाती रातों में हवा की आवाज सुनते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ती। ठंडी चादर को ऐसे गले लगाती जैसे पति की बाहें हों। ठीक उसी समय रोहन का भाई विक्रम उत्तर में कई साल बिताने के बाद गांव लौटा। विक्रम रोहन से बिल्कुल अलग था। वो ज्यादा मजबूत, अनुभवी, आत्मविश्वास से भरा और उसकी आवाज गहरी थी। घर आने के पहली ही दिन उसने अपनी माँ और भाभी की आंगन साफ करने में और सड़े हुए दरवाजे की मरम्मत करने में मदद की। इसे छोड़ दो, मैं कर दूंगा, भाभी तुम आराम करो, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा थोड़ी झिझकी। मुझे आदत है, आप इतने समय बाद आए हैं, आराम कीजिए। थक गए होंगे। आराम कैसा, बहुत समय बाद मुझे माँ और घर की देखभाल करने का मौका मिला है। और फिर वो झिझका और राधा पर एक नजर डाली। एक अकेली औरत को इतना बोझ उठाते देखना भी ठीक नहीं लगता। इस बात ने राधा को चौंका दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद विक्रम का मतलब सिर्फ घर में एक मर्द की मदद की कमी से था, और कुछ नहीं। अगले कुछ दिनों में विक्रम अक्सर घर में दिखाई देता। कभी वो बाजार से सब्जी ले आता, कभी पानी भरता या लकड़ी काटता। सरला देवी ये देखकर खुश थी, विक्रम के आने से माँ को अब तुम्हारी चिंता कम है। राधा चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। वो जानती थी कि उसे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक करीबी मर्द का ध्यान उसे लंबे अकेले दिनों में राहत महसूस कराता था। एक शाम जब माँ बहू मुख्य कमरे में टीवी देख रही थीं, विक्रम अंदर आया और मेज पर फलों का एक थैला रख दिया। उसने कहा, भाभी खाओ, माँ के साथ रहो, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। रोहन दूर है, तुम्हें भी बहुत तकलीफ होती होगी। यह बात सुनने में साधारण लगी, लेकिन इसने राधा के दिल में एक चुभन पैदा कर दी। महीनों बाद पहली बार किसी ने उस दर्द को बयां किया था जिसे वो हमेशा छिपाती थी। उसने कांपती आवाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस चाहती हूं कि रोहन जल्दी वापस आ जाए। विक्रम ने उसे सामान्य से थोड़ी ज्यादा देर तक देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सहानुभूतिपूर्ण और गहरा, रहस्यमयी था। बाहर बसंत की बारिश की आवाज आ रही थी और उस युवा महिला का दिल अचानक एक अजीब धुन में धड़क उठा। जब से विक्रम मां के साथ स्थायी रूप से रहने लगा, घर का माहौल कम खाली लगने लगा। हर सुबह वो जल्दी उठकर चूल्हा जलाता और हरी चाय के लिए पानी तैयार रखता। कई बार राधा बाहर निकलती तो ये देखकर शर्मिंदा हो जाती कि खाना पीना पहले से ही तैयार है। हर बार वो बस मुस्कुरा देती, विक्रम भाई, आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है, ये काम तो मेरा है। विक्रम ने कंधे उचकाए। घर का काम कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है, और तुम अकेले सब कुछ संभालती हो, ये भी मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने बहन की तरह मानता हूं, ज्यादा मत सोचो। ये बात हल्की फुल्की थी, लेकिन इसने राधा के दिल को झकझोर दिया। उसने खुद को याद दिलाया कि विक्रम उसके पति का सगा भाई है, परिवार का सदस्य है। वो अपने मन में दूर की बातें नहीं सोच सकती। लेकिन दिन ब दिन विक्रम का ध्यान उसे ये समझने में मुश्किल कर रहा था कि सीमा कहाँ है। एक दोपहर भारी बारिश हुई। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गईं। राधा कपड़ों को फिर से सुखाने की कोशिश कर रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वो गीले आंगन में गिर पड़ी। विक्रम कहीं से दौड़कर आया और उसे सहारा दिया। उसकी मजबूत बाहों ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें उसके बिखरे बालों पर महसूस हो रही थीं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? विक्रम ने घबराकर पूछा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, राधा ने हकलाते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था। उस पल में दोनों चुप थे, बस बारिश की आवाज और दिलों की तेज धड़कन थी। राधा जल्दी से सीधी खड़ी हुई।
सिर झुकाकर घर के अंदर भाग गई, जबकि विक्रम उसे एक अजीब नजर से देखता रहा। उस रात अपने कमरे में लेटे हुए राधा बेचैन थी। उसे विक्रम की आंखें याद आ रही थीं, जो चिंतित और गहरी थीं। उसे अचानक खुद से डर लगने लगा, उन अस्पष्ट भावनाओं से जो धीरे धीरे पनप रही थीं। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए और फुसफुसाई, नहीं राधा, तुम रोहन की पत्नी हो। वो आदमी तुम्हारे पति का सगा भाई है। अगर एक भी गलत कदम उठाया तो तुम जीवन भर सिर नहीं उठा पाओगी। लेकिन तर्क एक बात थी और भावनाएं दूसरी। अगली सुबह जब विक्रम ने चुपके से उसके कमरे के दरवाजे के सामने खांसी की दवा का एक पैकेट रख दिया, क्योंकि उसने उसे खांसते हुए देखा था, तो राधा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसका पति हजारों किलोमीटर दूर था, शायद उसकी खांसी पर ध्यान भी न देता, जबकि सामने वाला आदमी इतना ध्यान रख रहा था। सरला देवी, जो उम्रदास थीं, ने कुछ बातें नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक शाम जब विक्रम बाहर गया तो उन्होंने राधा को पास बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, बेटी, आजकल मैं देख रही हूं कि विक्रम तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहा है। फिर भी वो घर का सदस्य है, तुम्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग बातें न बनाएं। राधा ने सिर झुका लिया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी मां, मैं समझ गई, मैं सावधान रहूंगी। लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस गई तो वो एक लंबी आह को नहीं रोक सकी। अपनी सास की शिक्षा और अपने दिल की चोरी छिपे की धड़कनों के बीच उसे लगा कि वो एक रस्सी पर चल रही है, जहां एक भी गलत कदम उसे गहरी खाई में गिरा देगा। कुछ दिनों बाद विक्रम ने राधा को खेत में घास काटने के लिए बुलाया। तेज धूप थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे से पसीने की एक बूंद पोंछी और धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत थक जाती हो। अगर रोहन घर पर होता तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करने देता। ये बात कोमल थी, लेकिन इसने राधा के लंबे समय के खालीपन को सीधा निशाना बनाया। उसने धीरे से अपने होंठ काटे, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उस पल दोनों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई थी कि बस एक और हल्के से स्पर्श से सारी सीमाएं टूट जातीं। बाहर शाम की लाल धूप हरे धान के खेतों पर फैली हुई थी, लेकिन राधा के मन में काले बादल घिर रहे थे। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा गांव घनी बारिश में डूबा हुआ था। हवा के झोंके पुरानी खपरेल की छत को कटकटा रहे थे। सरला देवी एक रिश्तेदार के घर किसी कार्यक्रम में गई थीं और बार बार हिदायत दी थी, तुम दोनों घर पर चूल्हे चौके का ध्यान रखना। बारिश में बिजली जाने का डर रहता है, मां देर से लौटेगी। उस 3 कमरों वाले घर में अब सिर्फ विक्रम और राधा थे। छत पर बारिश की टिप टिप आवाज, बाहर बगीचे में कीड़ों की झंझनाहट ने माहौल को और भी शांत बना दिया था। राधा अपने कमरे में कुछ पुराने कपड़े सिल रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और खोया हुआ था। उसने विक्रम के कदमों की आहट सुनी, जो ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गए। राधा, बारिश बहुत तेज है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, खिड़की थोड़ी बंद कर लो। विक्रम की गहरी भारी आवाज आई। राधा चौंक गई, जल्दी से उठी, लेकिन जब वो खिड़की बंद कर रही थी तो अचानक तेज हवा के झोंके ने उसे लड़खड़ा दिया। विक्रम ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अचानक इतनी कम हो गई कि वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। तुम्हें ठंड लग रही है? विक्रम ने एक अजीब कांपती आवाज में पूछा। मैं ठीक हूं, राधा ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। विक्रम की आंखें राधा के पीले पड़े चेहरे पर टिकी थीं। उन आंखों में एक दबी हुई इच्छा थी, एक ऐसी तड़प जो लंबे समय से दबी हुई थी। और राधा, उस पल में उसका दिल बगावत कर रहा था। एक हिस्सा खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा विरोध करने की ताकत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक विक्रम नीचे झुका। वो पल छोटा था, लेकिन उन दोनों के बीच की उस सीमा को तोड़ने के लिए काफी था जिसे वे इतने समय से बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। राधा हैरान रह गई। उसने उसे धक्का दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं विक्रम भाई, मैं रोहन की पत्नी हूं। आप मेरे पति के सगे भाई हैं।
अगर ऐसा हुआ तो पूरा घर बिखर जाएगा। विक्रम ने अपने दांत भींच लिए, एक कदम पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस छोड़ी। मैं जानता हूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब से मैं यहां आया हूं, तुम्हें अकेले सब कुछ सहते हुए देखकर मुझे बहुत तरस आता है। राधा बिस्तर पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके आंसू बहने लगे। उसके दिल में हजारों सुइयां चुभ रही थीं। वो अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन लंबी दूरी ने उसे अकेला बना दिया था। विक्रम का ध्यान सूखी जमीन पर बारिश की तरह था, जिसने उसे विचलित कर दिया था। बाहर बारिश अभी भी छत पर बरस रही थी, उसकी सिसकियों को छिपा रही थी। उस रात कोई नहीं सोया। विक्रम चुपचाप बरामदे में बैठा रहा, एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा। राधा अपने कमरे में बेचैन लेटी रही, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। विक्रम की हर बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा कि उसे ये सब खत्म करना होगा। उसे किसी भी कीमत पर खुद को रोकना होगा, वरना ये परिवार बिखर जाएगा। लेकिन फिर गहराई में एक और आग जल उठी, तड़प की आग, दबी हुई तन्हाई की आग। कुछ दिनों बाद, जैसे कि किस्मत मजाक कर रही हो, एक दोपहर राधा कुएं पर पानी भरने गई और उसका पैर फिसल गया। विक्रम फिर से समय पर वहां था और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इस बार उस कांपते हुए आलिंगन में कोई प्रतिरोध नहीं था। एक गलती शुरू हो चुकी थी और उस गलती से त्रासदी धीरे धीरे सामने आने लगी। उस मूसलाधार बारिश की रात के बाद राधा के दिल में एक दरार पड़ गई थी, जिसे भरना मुश्किल था। वो घर में बेचैनी से घूमती थी। जब भी अपनी सांस का सामना करती तो घबरा जाती। उसकी आंखें उनसे बचती थीं। और विक्रम, ऐसा लगता था कि सीमा पार करने के बाद वो अब अपनी झिझक नहीं रख पा रहा था। एक सुबह जब राधा आंगन में सब्जियां धो रही थीं, विक्रम पास आया और आधी मजाक आधी गंभीर आवाज में कहा, भाभी दिन ब दिन दुबली होती जा रही हैं। लगता है रोहन की बहुत याद आती है। राधा चौंक गई और जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं तो बस चाहती हूं कि वो जल्दी वापस आ जाए। विक्रम ने उसे एक पल के लिए देखा। उसकी आंखों में थोड़ी दया थी, लेकिन कुछ गहरा भी छिपा था। अगले कुछ दिनों में राधा डर और अपराध बोध की भावना में जी रही थी। रात में वो दीवार पर लगी अपनी शादी की तस्वीर में रोहन के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। हर बार जब पति का फोन आता, रोहन की गर्मजोशी भरी आवाज उसे चाकू की तरह चुभती थी। वो सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल टुकड़ों में बिखर चुका था। तुम ठीक हो? घर में कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना, रोहन फोन पर कहता। राधा एक लंबी सांस को दबाकर मुस्कुराते हुए कहती, मैं ठीक हूं, आप बस काम पर ध्यान दीजिए। सरला देवी हालांकि सब कुछ नहीं सुनती थीं, लेकिन एक अनुभवी महिला की पैनी नजरों ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन बिस्तर की चादरें ठीक करते समय उन्होंने देखा कि आंगन में विक्रम के कदमों की आहट सुनकर राधा की आंखों में एक पल के लिए घबराहट आ गई। वह नजर एक भाभी की अपने जेठ के लिए स्वाभाविक नहीं थी। उस रात सरला देवी बेचैन थीं। उन्हें लोगों की चेतावनियां याद आईं। जवान औरत घर पर अकेली हो, पति दूर हो, अगर खुद को न संभाले तो कुछ भी हो सकता है, और अगर बात परिवार के अंदर की हो तो जीवन भर की बदनामी होती है। ये सोचकर उन्हें ठंडा पसीना आ गया। एक और बार आंगन में झाड़ू लगाते समय उन्होंने बगीचे के पीछे विक्रम को राधा से धीरे धीरे कुछ कहते हुए सुना। तुम बस मुझ पर छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। राधा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। सरला देवी वहीं जड़ हो गईं। उनके मन में एक भयानक संदेह पैदा हो गया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें और ध्यान से देखना होगा। इस बीच राधा लगातार डर में जी रही थी। वो जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसे इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम दिन ब दिन उसके करीब आता जा रहा था। उसकी आंखें एक आग की तरह थीं, जो राधा का पीछा कर रही थीं, जिससे वो बच नहीं पा रही थी। एक शाम जब माँ बहू खाना खा रही थीं, सरला देवी ने अचानक पूछा,
राधा बेटी, आजकल तुम बहुत पीली लग रही हो, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? राधा चौंक गई, जल्दी से सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं। शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, लेकिन थाली पर रखे उसके कांपते हाथों ने सब कुछ कह दिया। सरला देवी ने अपनी बहू को बहुत देर तक देखा। उनका दिल भारी हो गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। छोटे से घर के अंदर छिपी हुई नजरें और बातें हर दिन एक विस्फोटक की तरह जमा हो रही थीं। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और सब कुछ फट जाएगा, और वो भयानक रहस्य अब और छिप नहीं पाएगा। समय चुपचाप बीतता गया। उस फेटफुल बारिश की रात को लगभग 3 महीने हो चुके थे। राधा ने अपने शरीर में कुछ असामान्य बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह मतली आना, स्वाद का अजीब हो जाना और खासकर माहवारी का कई हफ्तों से न आना। वो इतनी डर गई थी कि कई रातें सो नहीं पाती थी। दीवार की ओर मुंह करके लेटी रहती और अपना पेट कसकर पकड़ लेती। एक सुबह जब वो बाजार में सब्जियां खरीद रही थीं, एक पड़ोसन ने यूं ही कह दिया, राधा, आजकल तुम बहुत खिली खिली और मोटी लग रही हो, कोई खुशखबरी है क्या? राधा का दिल धड़क उठा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, शायद खानपान की वजह से। लेकिन ये बात जल्दी ही फैल गई। गांव में एक औरत के गर्भवती होने की बात छिपाना मुश्किल था। शरीर में थोड़ा सा बदलाव ही लोगों की अटकलों के लिए काफी था, और ये अफवाह जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। राधा गर्भवती लग रही है। लोगों को आश्चर्य इस बात का था कि रोहन तो 1 साल से भी ज्यादा समय से काम पर गया हुआ है और लौटा नहीं है। तो फिर राधा के पेट में बच्चा किसका है? फुसफुसाहट, चुभती नजरें उस छोटे से घर को घेरने लगीं। सरला देवी पहले तो आधा यकीन आधा शक में थीं, लेकिन एक दोपहर जब उन्होंने राधा को बरामदे में उल्टियां करते देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, तो वो स्तब्ध रह गईं। वो पास आईं, उनकी आवाज कांप रही थी, बेटी, ये क्या हो रहा है? राधा घबरा गई और जल्दी से बोली, शायद कुछ गलत खा लिया होगा मां। लेकिन उसकी लाल आंखें और सहमा हुआ शरीर सरला देवी को सबसे बुरे पर विश्वास करने पर मजबूर कर रहा था। उस रात वो अपने मृत पति की तस्वीर के सामने बैठी और बड़बड़ाई, हे भगवान, अगर मेरा शक सही है तो ये परिवार रिश्तेदारों और गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा? इस बीच विक्रम जरूरत से ज्यादा शांत दिख रहा था। एक बार तो जब घर में सिर्फ वे दोनों थे, उसने राधा के पास आकर फुसफुसाया, अगर तुम सच में गर्भवती हो तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राधा डर गई। उसने उसे झिड़क दिया, चुप हो जाओ, इस बारे में फिर कभी बात मत करना, मैं ये सच किसी को पता नहीं चलने दे सकती। लेकिन राधा का टाल मटोल और घबराहट ही रहस्य को और स्पष्ट कर रही थी। सरला देवी सब कुछ देख रही थीं। उसकी चिंतित आंखों से लेकर हर बार बाहर जाते समय पेट को हाथ से ढकने के तरीके तक। अफवाहें और दूर तक फैल गईं। लोग अब सीधे कहने लगे, रोहन तो परदेश में है और उसकी पत्नी गर्भवती है। अजीब बात है। अजीब क्या है, घर में उसका बड़ा भाई भी तो है। सुना है विक्रम अभी अभी लौटा है। ये कड़वी बातें हर दिन राधा के दिल में चाकू की तरह चुभती थीं। बाजार जाने पर वो सिर झुकाकर हर नजर से बचती। घर आकर वो बस दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठी रहती। एक शाम सरला देवी ने राधा को बुलाया। उनकी आवाज सख्त लेकिन कांपती हुई थी। बेटी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? ये सवाल एक झटके की तरह था। राधा का पूरा शरीर कांपने लगा, पसीना छूट गया। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उस खामोशी में एक आंसू धीरे धीरे उसके सफेद गालों पर लुढ़क गया। बाहर आधी रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। छोटे से घर के अंदर एक युवा महिला का झुका हुआ साया, एक सांस का दबा हुआ गुस्सा और एक भयानक रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। उस शाम सरला देवी के सीधे सवाल के बाद 3 कमरों वाले घर का माहौल और भी बोझिल हो गया। तब से वो अपनी बहू की आंखों में सीधे कम ही देखती थीं।
लेकिन शक की नजर हमेशा उसके हर हाव भाव में छिपी रहती थी। और राधा तो जैसे आधे होश आधे बेहोशी की हालत में जी रही थी। हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। एक सुबह जब वो बर्तन धो रही थी, सरला देवी ने अचानक सख्त आवाज में कहा, राधा, अगर तुम्हारे पेट में सच में बच्चा है तो मुझे साफ साफ बता दो, कुछ भी मत छिपाओ। ऐसा ना हो कि जब बात खुले तो पूरे खानदान की बेइज्जती हो। राधा कांप उठी। उसकी पीठ सास की ओर थी। एक आंसू पानी के बर्तन में गिर गया, लेकिन वो फिर भी चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी खामोशी एक कबूलनामे की तरह थी, जिसने सरला देवी का दिल तोड़ दिया। उन्होंने चुपचाप और नजर रखना शुरू कर दिया। एक दोपहर उन्होंने बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन अचानक लौट आईं। दूर से उन्होंने विक्रम और राधा को कुएं के पास एक दूसरे के करीब खड़े देखा। विक्रम के हाथ में एक टोकरी थी और वो धीमी आवाज में कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। राधा ने सिर झुकाए कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। ये दृश्य सरला देवी के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। वो मुड़ गईं, उनकी आंखों में आंसू थे। उनके मन में एक गहरी शर्मिंदगी पैदा हो गई। अगर ये सच है कि ये घिनौनी बात हुई है, तो वे रिश्तेदारों और गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगी। इस बीच विक्रम दिन ब दिन और साहसी होता जा रहा था। कई बार जब रसोई में सिर्फ वे दोनों होते, तो वो राधा को ऐसी नजरों से देखता जिसमें अब कोई छिपाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, जो हो गया सो हो गया, अब खुद को दोष मत दो, हम सामान्य रूप से जिएंगे, लोग जो सोचते हैं सोचने दो। राधा घबरा गई। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ एक अफवाह से ही ये पूरा घर बिखर जाएगा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। वो सीमा पार कर चुका था और अब लौटना नहीं चाहता था। अगले कुछ दिनों में गांव में अफवाहें और बढ़ने लगीं। बाजार में राधा को अपने पीछे फुसफुसाहट सुनाई देती। पक्का है उसका पेट अब दिखने जगह है, लेकिन उसका पति तो है नहीं, तो हाँ, विक्रम के साथ ही कुछ चक्कर होगा। इन कड़वी बातों से राधा को लगता था कि वो गिर पड़ेगी। घर आकर वो बस दरवाजा बंद कर लेती और अपना पेट पकड़कर रोती। उसे लगा कि वो एक बंद गली में फंस गई है। एक रात जब सास सो चुकी थी, विक्रम ने चुपके से राधा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज गहरी थी, राधा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। राधा ने डरते हुए दरवाजे के दरार से फुसफुसाया, आप जाइए, मुझे और परेशान मत कीजिए, मैं और कोई गलती नहीं करना चाहती। लेकिन तुम अकेले ये सब कैसे सहोगी? अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। इस बात ने राधा का गला भर दिया। उसे दुख भी हुआ और डर भी लगा। वो जानती थी कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। पुराने घर में 3 लोगों का साया, एक शक्की सास, एक फंसी हुई बहू और एक जिद्दी जेठ एक काले रहस्य के इर्द गिर्द घूम रहा था। आग भड़कने वाली थी, बस एक और हवा के झोंके की जरूरत थी और सब कुछ राख हो जाएगा। समय तेजी से बीतता गया। जल्द ही राधा का पेट साफ दिखाई देने लगा। ढीले ढाले कपड़े भी उसे छिपा नहीं पा रहे थे। पड़ोसियों की आंखें और भी चुभने वाली हो गईं। घर से बाहर हर कदम पर उसे महसूस होता जैसे सैकड़ों आंखें उसी पर टिकी हैं। कानाफूसी और ताने कांटों की तरह चुभते थे। एक दोपहर बाजार में एक पड़ोसन ने राधा को सिर से पांव तक देखा और आधी मजाक आधी गंभीर आवाज में कहा, वाह, कुछ दिन पहले तक कितनी पतली थी और अब पेट इतना निकल आया है। लेकिन तुम्हारा रोहन तो बहुत समय से लौटा नहीं है, है ना? इस बात से राधा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सब्जियों की टोकरी पकड़ी और पीछे से आती हंसी को अनसुनाकर तेजी से मुड़ गई। घर पहुंचकर वो सीढ़ियों पर बैठ गई और उसके आंसू बहने लगे। सरला देवी ने सब कुछ देख लिया था। अब वो और शांत नहीं रह सकती थीं। उस शाम जब विक्रम कहीं से लौटा तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, विक्रम, मैं तुमसे सच पूछ रही हूं, राधा के पेट में जो बच्चा है उसका तुमसे कोई लेना देना है क्या?
इस सीधे सवाल से विक्रम चौंक गया। वो एक पल के लिए घबराया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उसका जेठ हूँ, भला ऐसा कैसे? झूठ मत बोलो। सरला देवी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरी आंखें अंधी नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में सब कुछ देखा है। तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है तो साफ साफ बताओ। मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। राधा अपने कमरे में बैठी हर शब्द सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बाहर आकर सब कुछ कबूल करना चाहती थी, लेकिन उसके कांपते पैर हिल नहीं पा रहे थे। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर मुंह फेरकर बाहर चला गया और सरला देवी को निराश छोड़ गया। उस रात सरला देवी अपने पति की तस्वीर के सामने जागती रहीं। वो बड़बड़ा रही थीं। उनके आंसू बह रहे थे। हे भगवान, अगर ये सच है कि ये मुसीबत हमारे घर पर आई है तो मैं क्या करूं? चुप रहूं तो बदनामी और बता दूं तो घर टूट जाएगा। राधा अपने कमरे में लेटी अपना पेट पकड़कर रो रही थी। उसे लगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हर छींक, हर उल्टी उसे उसके पाप की याद दिला रही थी। उसे उस दिन का डर था जब रोहन लौटेगा। उसे डर था कि पति की भरोसेमंद आंखें चाकू बनकर उसके दिल को चीर देंगी। अगले दिन सरला देवी चुपचाप बाजार गईं और गांव की एक पुरानी दाई से मिलीं। उन्होंने गर्भपात कराने वाली दवाओं के बारे में पूछा, लेकिन जब दाई ने जान के खतरे के बारे में बताया तो सरला देवी डर गईं। वो कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वो अपनी बहू को मरने नहीं दे सकती थीं। उस शाम सरला देवी ने सीधे जांच करने का फैसला किया। जैसे ही विक्रम ने खाने की थाली मेज पर रखी, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बची है तो खुद सच बता दो। मैं अब इस शक में और नहीं जी सकती। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक थी। उसने रूखेपन से जवाब दिया, मां, आपको जो सोचना है सोचिए, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खाने की मेज पर भारी खामोशी छा गई। राधा कांपते हाथों से चम्मच पकड़े थी। एक निवाला भी नहीं निगल पा रही थी। सरला देवी जड़वत बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। बाहर केले के बगीचे से हवा गुजर रही थी। पत्तों की सरसराहट ताने की तरह लग रही थी। उस छोटे से घर के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था, जो एक ऐसी त्रासदी का संकेत दे रहा था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। गांव में अफवाहें थमने से पहले ही पूरे खानदान में फैल गईं। किसी के यहां पूजा या कार्यक्रम होता तो रिश्तेदार अब सामान्य नजरों से नहीं देखते थे। वे सरला देवी के सामने ही फुसफुसाते, रोहन तो बाहर है और राधा का पेट इतना बढ़ गया है। ये तो अजीब बात है। अजीब क्या है? सब जानते हैं कि घर में विक्रम भी है। सरला देवी हर शब्द सुनती, उनका चेहरा शर्म से जल जाता। वो चुपचाप बर्तन समेटती, लेकिन उनका मन बेचैन, शर्मिंदा और गुस्से से भरा होता। रास्ते में कुछ बूढ़ी औरतें तो कड़वी बातें भी कहती। सरला देवी के घर का भाग्य अब खत्म हो गया। बहू का जेठ के साथ चक्कर, इससे बुरा और क्या हो सकता है? उस रात वो एक पुरानी मेज पर बैठी थीं। कांपते हाथों में एक सादा कागज था। कई बार रोहन को लिखने की कोशिश की, लेकिन आंसुओं से अक्षर धुंधले हो जाते। वो नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा जो दूर मेहनत कर रहा है उसे और दुख पहुंचे, लेकिन अपनी बहू का बढ़ता पेट देखकर वो और चुप नहीं रह सकती थीं। कमरे में राधा ने बाहर से कलम की खड़खड़ाहट सुनी। उसका दिल बैठ गया। वो दौड़कर बाहर आई और अपनी सास का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, प्लीज मां, रोहन भाई को मत बताइए, मैं आपसे विनती करती हूं। सरला देवी ने उसका हाथ झटक दिया। उनकी आंखें लाल थीं। तुम कब तक छिपाओगी? वो पेट अब और नहीं छिप सकता। लोग सब जगह बातें कर रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि जब रोहन लौटे तो पूरा गांव उस पर हंसे? राधा फूट फूट कर रोने लगी और घुटनों के बल बैठ गई। मैं जानती हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन अब हो गई। अगर रोहन भाई को पता चला तो मैं जीने लायक नहीं रहूंगी। मां, प्लीज मुझे थोड़ा और समय दीजिए। सरला देवी ने अपनी बहू को अपने पैरों पर गिरा देखा। उनका दिल भी चाकू की तरह कट रहा था, लेकिन वो जानती थीं कि चुप रहने से परिवार की और बदनामी होगी। उन्होंने मुंह फेर लिया। उनकी आवाज घैणगार थी। बेटी, अब मुझ में और सहने की हिम्मत नहीं है।
रोहन को लौटना होगा, चाहे कितना भी दर्द हो। एक बार सब कुछ साफ होना ही चाहिए। अंधेरे कोने में विक्रम दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता की झलक आई, लेकिन जल्दी ही वो जिद्दी हो गया। उस रात उसने राधा से मिलकर फुसफुसाया, अगर मां ने रोहन को बता दिया तो सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। मैं तुम्हें इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधा रो पड़ी, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस समय को पीछे ले जाना चाहती हूं, पहले की तरह शांति से जीना चाहती हूं। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन राधा ने खुद को छुड़ा लिया। उनके बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था। एक तरफ एक काला रहस्य था और दूसरी तरफ उजागर होने का डर। अगले दिन सरला देवी ने एक लिफाफा पैक किया और एक परिचित के जरिए उसे दक्षिण में रोहन के पास भेज दिया। पत्र में उन्होंने बस इतना ही लिखा था, बेटा जल्दी घर आ जाओ, घर में बड़ी मुसीबत है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती। पत्र भेजने के बाद वो चुपचाप बरामदे में बैठी अपनी बहू के ढीले कपड़ों के नीचे उभरे पेट को देख रही थीं। उनके आंसू फिर से बहने लगे। वो जानती थीं कि अब असली तूफान आने वाला है। उनके मन में एक डर गूंज रहा था, क्या रोहन इस सच्चाई का सामना करने के लिए शांत रह पाएगा या सब कुछ एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। बाहर कानपुर में गर्मी के अंत में अचानक तेज हवा चलने लगी। काले बादल घिराए। एक असली तूफान उस छोटे से घर पर आने वाला था जो उस नाजुक शांति को बहा ले जाएगा। दक्षिण के एक तंग किराए के कमरे में रोहन अपनी मां का पत्र खोलकर बैठा था। लिखावट कांप रही थी, स्याही आंसुओं से फैली हुई थी। बस कुछ ही शब्द थे, बेटा जल्दी घर आ जाओ, घर में बड़ी मुसीबत है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती। पढ़ने के बाद रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पत्र को कांपते हाथों से पकड़ा। पिछले 1 साल से घर से दूर होने के बावजूद उसे विश्वास था कि घर पर सब ठीक है। राधा नियमित रूप से फोन करती थी, हमेशा कहती थी कि वो स्वस्थ है। मां भी ठीक है, तो फिर ये बड़ी मुसीबत क्या थी? रोहन ने अगले ही दिन काम से छुट्टी ली और रात की बस से उत्तर की ओर चल पड़ा। बस में वो बेचैन बैठा था, उसका दिमाग उलझा हुआ था। बीच बीच में वो अपनी पत्नी को फोन करने के लिए अपना फोन निकालता, लेकिन फिर रुक जाता। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कभी सबसे बुरे के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। इस बीच गांव में तूफान और तेज हो रहा था। अफवाहें अब गांव के बाजार तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि पड़ोसी गांव में भी फैल गई थीं। लोग फुसफुसाते थे, सुना है राधा गर्भवती है और उसका पति 1 साल से गायब है। तो फिर विक्रम के अलावा और कौन हो सकता है? सगा खून होकर ऐसा काम किया जिसे ना भगवान माफ करेगा, ना इंसान। ये तो पूरे खानदान के लिए शर्म की बात है। हर शब्द राधा के दिल में चाकू की तरह चुभता था। वो जहां भी जाती उसे कानाफूसी सुनाई देती। कुछ लोग तो उसके मुंह पर ही कड़वी बातें कह देते। जो औरत खुद को संभाल नहीं सकती, वो पूरे घर के लिए शर्मिंदगी लाती है। राधा चुपचाप सब्जियों की टोकरी लेकर घर लौटती, उसके आंसू बहते रहते। आंगन में पहुंचकर वो सीढ़ियों पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती। उसका पेट दिन ब दिन बड़ा हो रहा था, जैसे कि एक ऐसा सबूत जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। वो इन चुभती नजरों से बचने के लिए कहां जाए ये समझ नहीं पा रही थी। सरला देवी भी कम दुखी नहीं थीं। वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। जब भी कोई मेहमान आता तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती कि वो जमीन में गड़ जाना चाहती थीं। उनके मन में गुस्सा और दर्द दोनों था। गुस्सा अपनी बहू की कमजोरी पर और गुस्सा अपने बड़े बेटे की मूर्खता पर। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द रोहन के बारे में सोचकर होता था। उनका भोला भरोसेमंद बेटा जो अब एक अविश्वसनीय झटके का सामना करने वाला था। विक्रम अलग था। अफवाहों के सामने वो शांत बना रहता। जब खानदान में कोई इशारा करता तो वो फीकी हंसी हंसता। लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझे परवाह नहीं। इस रवैये से सरला देवी और भी आग बबूला हो जाती।
कई बार उन्होंने परिवार की बैठक बुलाकर सच झूठ का फैसला करने की सोची, लेकिन फिर रोहन के आने का इंतजार करने लगीं। रात में छोटे से कमरे में राधा बेचैन रहती। वो रोहन के बारे में सोचती, उसकी भोली आंखों, उसकी सीधी साधी मुस्कान के बारे में। जब वो उसका गर्भवती पेट देखेगा तो वो उसे कैसे देखेगा? क्या वो माफ कर देगा या नफरत से उसे घर से निकाल देगा? ये सवाल उसे घुटन महसूस कराता। कई बार उसने मरने की सोची, लेकिन उसका हाथ अनजाने में अपने पेट पर चला जाता, जहां एक नन्ही जान हर दिन बढ़ रही थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जबकि राधा अपराध बोध में डूबी हुई थी, रोहन को ले जा रही बस हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर रात का आसमान अंधकारमय था। इंजन की गड़गड़ाहट जैसे कि घर पर आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत दे रही हों। जिस दिन रोहन ने कानपुर में कदम रखा, वही दिन था जब सच्चाई सामने आने लगी। उमस भरी दोपहर में गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क लाल धूल से ढकी हुई थी। गली के कोने पर बस के हॉर्न की आवाज सुनकर राधा का दिल बैठ गया। वो बरामदे में निकली और ठीक उसी समय अपने पति का जाना पहचाना चेहरा देखा। रोहन के कंधे पर एक पुराना बैग था। उसकी गहरे रंग की कमीज धूल से सनी हुई थी। रोहन, राधा ने धीरे से पुकारा। कई महीनों की दूरी के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। रोहन ने उसे देखा। राधा? वो मुस्कुराया, लेकिन राधा जड़वत खड़ी थी। उसके आंसू बह निकले। वो दौड़कर अपने पति को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ढीले कपड़ों के नीचे उभरा हुआ गर्भवती पेट देखकर रोहन चौंक गया। उसके होठों पर मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक स्तब्ध, हैरान और घुटन भरी नजर ने ले ली। राधा, तुम? रोहन की आवाज लड़खड़ा गई। उसका गला घीन गया। माहौल जैसे जम गया। बाहर मुर्गियों की आवाज, पुरानी खपरेल की छत पर पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जैसे ताना मार रहा था। राधा ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। पति का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सरला देवी घर के अंदर से निकलीं। उनका बूढ़ा चेहरा कई रातों की नींद हराम करने के बाद मुरझाया हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं नहीं जानती कि तुमसे क्या कहूं, लेकिन मैं सच को छिपा नहीं सकती। मां, रोहन मुड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? राधा का पेट ऐसे? सवाल अधूरा था, लेकिन हर कोई समझ गया था। पुराने घर में हवा भारी हो गई थी। ठीक उसी समय विक्रम आंगन से अंदर आया। उसने चुपचाप अपने छोटे भाई को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट झलकी। रोहन ने उसे देखा और अचानक उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी, जिससे उसे तुरंत कुछ समझ में आ गया। विक्रम भाई, मुझसे ये मत कहना कि, रोहन ने टूटी हुई आवाज में कहा। विक्रम चुप रहा। उसका चेहरा सख्त था। उसकी खामोशी एक कबूलनामे की तरह थी। रोहन एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दर्द भरी आवाज में चिल्लाया। मैं दूर मेहनत करता रहा, हर पैसा घर भेजता रहा, और यहां घर में? अब राधा घुटनों के बल गिर पड़ी और सिसकने लगी। रोहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं कमजोर पड़ गई, लेकिन मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। ये कबूलनामा रोहन के दिल में सीधे चाकू की तरह चुभा। वो लड़खड़ाया और लगभग गिर गया। सरला देवी दौड़कर अपने बेटे को सहारा देने आईं। उनके आंसू बह रहे थे। बेटा, मेरी गलती है कि मैं घर की इज्जत नहीं रख सकी, लेकिन अब बात इस हद तक पहुंच गई है। तुम शांत रहो। शांत रहूं? रोहन ने कड़वाहट से हंसा। मैं कैसे शांत रह सकता हूं? मेरा भाई, मेरी पत्नी। हे भगवान, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? पूरा घर खामोशी में डूब गया। बस राधा की सिसकियां, रोहन की तेज सांसें और विक्रम की अंधेरी आंखें थीं। बाहर शाम का साया पुराने घर पर उतर रहा था। एक असली तूफान 3 लोगों के दिलों में फट चुका था, और उस पल से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस भयानक पल के बाद रोहन जैसे होश खो बैठा। वो लड़खड़ाते हुए बरामदे में गया।
दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जरूर कोई बुरा सपना है। राधा जमीन पर घुटनों के बल रो रही थी। रोहन, प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं एक पल के लिए कमजोर पड़ गई थी। कमजोर? रोहन मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। तुम इसे कमजोरी कहती हो? तुमने मुझे धोखा दिया, पति पत्नी के रिश्ते को धोखा दिया, इस पूरे परिवार को धोखा दिया। विक्रम घर के एक खंभे के पास खड़ा था, सिर झुकाए, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी खामोशी ने रोहन को और भी गुस्सा दिला दिया। वो दौड़ कर गया और अपने भाई का कॉलर पकड़ लिया। तुम मेरे सगे भाई हो, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो जिसे भगवान भी माफ न करे? विक्रम ने होंठ भींच लिए और कोई विरोध नहीं किया। अंत में उसने एक भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। ये बात जैसे आग में घी का काम कर गई। रोहन चिल्लाया और मुक्का मारने वाला था, लेकिन फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके आंसू बहने लगे। वो सीढ़ियों पर गिर पड़ा, अपना सिर कांपते हाथों में छिपा लिया। घर में शोर शराबे ने पड़ोसियों का ध्यान खींच लिया। कुछ ही मिनटों में गेट के सामने कुछ लोग खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। बातें साफ सुनाई दे रही थीं। देखा, मैंने कहा था ना, अब सब खुल गया। कितनी शर्म की बात है, बहू का जेठ के साथ अब वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सरला देवी अंदर से दौड़ कर आईं, हाथ हिलाते हुए बोलीं, तुम लोग जाओ, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे, यहां खड़े होकर तमाशा मत बनाओ। लेकिन जितना वो भगातीं, लोग उतने ही ज्यादा जमा हो जाते। ससुराल और मायके के रिश्तेदार भी खबर सुनकर आ गए। उनकी आंखों में आधी हमदर्दी और आधी नफरत थी। छोटा सा आंगन अचानक एक अदालत बन गया था। एक रिश्तेदार ने भारी आवाज में कहा, सरला, ये अब सिर्फ घर का मामला नहीं रहा, ये पूरे खानदान की इज्जत से जुड़ा है, हमें एक साफ जवाब चाहिए। रोहन खड़ा हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल थीं। जवाब? अब क्या जवाब देना बाकी है? मेरी पत्नी, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे भाई ने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या ये काफी साफ नहीं है? भीड़ चुप हो गई और फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। राधा जमीन पर गिरी बैठी थी, उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। उसका भारी गर्भवती पेट उसे लोगों की नजरों में और भी दयनीय बना रहा था। विक्रम चुपचाप गेट से बाहर निकल गया, चुपती नजरों से बचते हुए। लेकिन उसके हर कदम पर ताने कसे जा रहे थे। सच में इंसानियत खत्म हो गई है। ऐसे में तो आने वाली पीढ़ियां भी सिर नहीं उठा पाएंगी। सरला देवी आंगन के बीच में खड़ी थीं। उनके कंधे कांप रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी की सारी शर्मिंदगी इसी पल में सिमट आई है। रोहन ने भीड़ के बीच अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, मैं ये सब और नहीं सह सकता, मुझे यहां से जाना होगा, जितना दूर हो सके। वो तेजी से गेट की ओर बढ़ा, अपनी मां की पुकार और अपनी पत्नी के रोने को पीछे छोड़ते हुए। उसका साया ढलते सूरज की रोशनी में गायब हो गया और घर एक तूफान के बाद के युद्ध क्षेत्र की तरह अस्त व्यस्त रह गया। बाहर शाम का लाल आसमान जैसे कानपुर के पूरे आसमान को खून से रंग रहा था। एक परिवार बिखर गया था। एक गहरी शर्मिंदगी दुनिया के सामने आ गई थी और यहां से त्रासदी और भी भयानक होने वाली थी। गेट से निकलने के बाद रोहन सीधे नदी किनारे चला गया। शाम ढल चुकी थी, पानी से आती हवा ठंडी और चुभने वाली थी। वो घास पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं मिटा सकता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी कड़वी स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। जिस पत्नी को वो इतना प्यार करता था, वो उसी के सगे भाई के बच्चे की मां बनने वाली थी। पीछे से तेज कदमों की आहट आई। राधा उसके पीछे दौड़ती हुई आई, हाथ से अपना पेट संभाले। रोते हुए पुकार रही थी, रोहन, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। रोहन मुड़ा, उसकी आंखें लाल थीं। और क्या सुनो, तुम्हारे पास सफाई देने के लिए क्या बचा है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या तुम जानती हो कि मैं घर लौटने का कितना इंतजार कर रहा था ताकि अपनी पत्नी, अपनी मां को गले लगा सकूं, इतने दिनों की मेहनत के बाद सुकून पा सकूं। और मेरा इंतजार क्या कर रहा था?
तुम्हारा ये गर्भवती पेट। राधा घुटनों के बल गिर पड़ी और सिसकने लगी। मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर पड़ गई थी। लेकिन रोहन, मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। अगर मैं इतनी अकेली ना होती तो मैं ये गलती ना करती। ये मिन्नतें रोहन के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थीं। वह चिल्लाया, प्यार? प्यार में धोखा देने को क्या कहते हैं? प्यार में पति के सगे भाई को बीच में आने देने को क्या कहते हैं? राधा अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। वो मुड़ गया, उसका साया रात के अंधेरे में खो गया और युवा पत्नी को नदी किनारे रोता हुआ छोड़ गया। उसका गर्भवती पेट हर सिसकी के साथ कांप रहा था। गांव में रोहन के लौटने और फिर चले जाने की खबर तेजी से फैल गई। लोग चुप नहीं बैठे। उन्हें उंगली उठाने का और बहाना मिल गया। देखा, रोहन अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया। होना ही था, भला कौन ये सब सह सकता है। विक्रम को सीधी नफरत का सामना करना पड़ा। खेत में जाने पर लोग उसे पास खड़े नहीं होने देते। चाय की दुकान पर घृणा भरी नजरें उसकी पीठ में चुभती थीं। खानदान के एक आदमी ने तो सीधे मुंह कर कह दिया, तूने इस पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज से इस घर में कदम मत रखना। विक्रम ने गुस्सा पी लिया, लेकिन उसका दिल जल रहा था। वो जानता था कि वो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन वह यह अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। रात में वह चुपचाप बरामदे में बैठा राधा के कमरे में जलती धीमी रोशनी को देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरी थीं। चाहे कोई मुझे कितना भी कोसे, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर बोझ उठाना है तो मैं ही उठाऊंगा। इस बीच सरला देवी लगभग टूट चुकी थीं। वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं, बस घर में ही रहतीं। उनकी आंखें गहरी हो गई थीं। वो अपनी बहू को आंसू बहाते देखतीं, अपने बड़े बेटे को ठुकराया हुआ देखतीं और अपने छोटे बेटे के बारे में सोचतीं, जो दर्द में चला गया था। शर्म और दुख ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। उस रात राधा अपना पेट पकड़े लेटी थी और खुद से फुसफुसा रही थी, बेटा, मुझे माफ कर देना। अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर जाती, लेकिन अब मेरे पास तुम हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। बाहर रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। केले के बगीचे से गुजरती हवा की आवाज एक रोने की तरह लग रही थी। एक परिवार जो कभी खुशहाल था, अब बिखर चुका था। हर कोई अपने दर्द में था और एक अनिश्चित भविष्य सामने इंतजार कर रहा था। घर से जाने की रात के बाद रोहन कानपुर शहर की गलियों में भटकता रहा। वह अपने प्यारे घर लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और न ही गांव वालों की दया भरी नजरों का सामना करना चाहता था। अंत में उसने अपने एक पुराने दोस्त के किराए के कमरे में शरण ली, जो उसके साथ काम करता था। हे भगवान, रोहन, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? दोस्त उसे देखकर चौंक गया। रोहन ने बस फीकी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे कुछ दिन यहीं रहने दो, मैं अब घर नहीं जाना चाहता। दोस्त ने और कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसे एक ग्लास शराब दी। रोहन ने एक ही सांस में पी ली। गले में जलन हुई, लेकिन दिल का दर्द अभी भी आग की तरह जल रहा था। उस रात वो नशे में धुत ठंडे सीमेंट के फर्श पर पड़ा रहा, मुंह से अपनी पत्नी का नाम बड़बड़ा रहा था। इस बीच गांव में राधा का जीवन और भी घुटन भरा हो गया था। अफवाहें थमने के बजाय पूरे इलाके में फैल गई थीं। बाजार जाने पर उसे कड़वी बातें सुनने को मिलती। देखो, वो सरला देवी की बहू है, पेट कितना बड़ा हो गया है। हाँ, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी। पति पत्नी अलग भी नहीं हुए और जेठ से गर्भवती हो गई। कुछ लोगों ने तो रास्ता रोककर सीधे डांटा। जो औरत अपनी इज्जत नहीं रख सकती, उसे जीने का क्या हक है? दूसरों को भी शर्मिंदा करती है। राधा ये बातें सुनती, उसका दिल टूट जाता। वो सिर झुकाकर अपना गर्भवती पेट संभाले चलती। हर कदम पत्थर की तरह भारी लगता। घर पहुंचकर वो दरवाजा बंद कर लेती और अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती। उल्टियों और कमजोरी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था और उसका मन एक सूखे पत्ते की तरह था, जो गिरने ही वाला था। सरला देवी अपनी बहू की ये हालत देखकर बस आहें भरतीं। उन्हें उस पर तरस भी आता था और गुस्सा भी।
तरस इसलिए क्योंकि राधा कमजोर थी, गर्भवती थी और पूरी दुनिया की नफरत झेल रही थी। और गुस्सा इसलिए क्योंकि उसने खुद को नहीं संभाला और पूरे परिवार को इस शर्मिंदगी के भंवर में धकेल दिया। विक्रम अभी भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था। वो गांव में मजदूरी करने जाता, काना फूसी की परवाह किए बिना, लेकिन जहां भी जाता घृणा भरी नजरें उसे घेरे रहती। एक दिन एक साथी मजदूर ने सीधे उसके पैर पर गारे की बाल्टी फेंक दी और ताना मारा, अपने भाई की पत्नी छीनने वाला भी काम करने की हिम्मत रखता है। विक्रम ने गुस्सा पी लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। रात में वो अकेले बरामदे में बैठकर सिगरेट पीता। उसकी आंखें अंधेरे में टिकी रहती। घर में राधा ने कई बार रोहन को पत्र लिखने की कोशिश की, माफी मांगने के लिए, लेकिन हर बार कलम उठाते ही वो रो पड़ती। समझ नहीं आता कि क्या लिखे। उसे डर था कि उसके शब्द पति के घाव पर नमक का काम करेंगे। एक रात वो अपना पेट पकड़े पूजा घर में बैठी फुसफुसा रही थी, हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। मैं जानती हूं मैं पापी हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसे ठुकराए जाने का दुख झेलना पड़े। बाहर कानपुर में गर्मी के अंत में उमस थी। झींगुरों की आवाज बेचैनी को और बढ़ा रही थी। पुराने घर में एक युवा महिला लोगों के तानों से टूट रही थी। एक आदमी चुपचाप घृणा का सामना कर रहा था और एक पति दर्द में घर छोड़कर चला गया था। हर कोई एक अलग रास्ते पर था, लेकिन सभी एक त्रासदी के भंवर में खिंचे जा रहे थे, जहां किसी को नहीं पता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहां है। दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहते हुए रोहन लगभग एक अलग इंसान बन गया था। दिन में वो छोटे मोटे काम की तलाश में बाहर जाता और शाम को सड़क किनारे एक शराब की दुकान पर चुपचाप बैठा रहता, जब तक कि वो नशे में न हो जाए। उसका दोस्त उसे देखकर दुखी होता, तुम ऐसे कब तक जियोगे? तुम्हें कभी न कभी तो सामना करना ही पड़ेगा, भागने से कुछ हल नहीं होगा। रोहन ने मेज पर सिर झुका लिया। उसकी आवाज घैन गई, मुझ में हिम्मत नहीं है। जब भी मैं राधा के बारे में सोचता हूं, मुझे नफरत और प्यार दोनों महसूस होता है, और जब विक्रम भाई के बारे में सोचता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। अगर मैं घर गया तो मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये कहते कहते उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने परदेश में हर मुश्किल सही थी, सिर्फ अपनी पत्नी को एक अच्छा घर देने के लिए, और अब उसका सारा विश्वास टूट चुका था। ठीक उसी समय जब रोहन शराब और दुख में डूबा हुआ था, एक उमस भरी दोपहर में गांव से उसके एक चचेरे भाई का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी, रोहन भैया घर आ जाओ, माँ बहुत बीमार है, कुछ दिनों से वो बहुत टूट गई हैं, कुछ खा पी नहीं रही हैं, बिस्तर पर पड़ी हैं। ये सुनकर रोहन चौंक गया। उसने शराब का गिलास छोड़ दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कितना भी गुस्सा क्यों न हो, माँ ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थीं। वो उन्हें इस संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उस शाम रोहन ने गांव की बस पकड़ी। पूरे रास्ते उसका दिल धड़कता रहा। अपनी बूढ़ी मेहनती माँ की छवि और फोन पर उनकी दर्द भरी आवाज उसे पीड़ा दे रही थी। घर पहुंचकर रोहन ने देखा कि अंदर का कमरा अंधेरा है और जड़ी बूटियों की गंध आ रही है। सरला देवी बिस्तर पर लेटी थीं। उनका चेहरा पीला था, आंखें धसी हुई थीं। अपने बेटे को अंदर आते देख उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी। बेटा, तुम आ गए? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनके आंसू बहने लगे। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखे बिना ही मर जाऊंगी। रोहन बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया, अपनी मां का कमजोर हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, मां, मैं नालायक हूं। मैंने आपको इतनी चिंता दी कि आप बीमार पड़ गईं। सरला देवी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, जो हो गया सो हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे बस डर है कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये बदनामी तुम लोगों के कंधों पर रह जाएगी। कमरे के कोने में राधा चुपचाप बैठी थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा मां बेटे को गले मिलते देख रहा था। उसके आंसू फिर से बहने लगे। वो दौड़कर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया था।
विक्रम भी दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था, मां के लिए प्यार और अपने पाप के लिए अपराध बोध। लेकिन उसने अपने होंठ बींच लिए और अंदर आने की हिम्मत नहीं की। उस रात रोहन अपनी मां के बिस्तर के पास जागता रहा। उसका मन उलझा हुआ था। वो जानता था कि वो हमेशा के लिए नहीं भाग सकता। उसे सामना करना होगा, उसे कोई हल निकालना होगा। लेकिन हल कैसे निकाले जब सब कुछ इतना बिगड़ चुका है? बरामदे के बाहर रात की हवा केले के बगीचे से गुजर रही थी। पत्तों की सरसराहट, छोटा सा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कि एक नए तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। और रोहन समझ गया था कि असली टकराव अभी बाकी है। उस रात जब सरला देवी बीमारी के बाद गहरी नींद में सो गईं, रोहन मुख्य कमरे में बैठा था। तेल के दिए की धीमी रोशनी उसके मुरझाए चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोला। उसकी आवाज गहन हुई लेकिन दृढ़ थी। आज रात मैं सच सुनना चाहता हूं, अब कोई छिपाव नहीं। राधा कमरे के कोने में बैठी थी, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े। हवा में एक पत्ते की तरह कांप रही थी। विक्रम दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। रोहन ने तेज आवाज में कहा, राधा, तुम बताओ, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? राधा फूट फूट कर रोने लगी, अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। रोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये बच्चा विक्रम भाई का है। ये कबूलनामा आधी रात में बिजली की तरह था। रोहन मेज पर झुक गया, उसकी मुट्ठी इतनी कस गई थी कि खून निकलने लगा। उसने कड़वाहट से हंसते हुए अपनी लाल आंखों से सीधे अपने भाई को देखा। सुना तुमने विक्रम भाई? मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूं। विक्रम अंदर आया, उसकी आंखें दुखी थीं, उसकी आवाज भारी थी। हाँ, ये मेरी गलती है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, राधा की कोई गलती नहीं है। राधा की गलती नहीं है? रोहन उठ खड़ा हुआ, अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए। वो मेरी पत्नी है, ये कैसे कह सकते हो कि उसकी गलती नहीं है? राधा रोते हुए अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी। मैं जानती हूं मैं पापी हूं, मैंने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं मजबूत नहीं बन सकी। मैं बहुत अकेली थी, तुम बहुत दूर थे। अकेली? रोहन चिल्लाया, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कितनी औरतें हैं जिनके पति दूर हैं, वे फिर भी अपनी इज्जत बचाती हैं? तुमने धोखा क्यों दिया? तुमने मेरे दिल में चाकू क्यों घोंपा? माहौल घुटन भरा हो गया। राधा का रोना गूंज रहा था। रोहन की तेज सांसें बाहर कीड़ों की आवाज में मिल रही थीं। विक्रम ने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। रोहन, अगर तुम चाहते हो तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं सारी बदनामी अपने सिर ले लूंगा, लेकिन प्लीज मां को और दुख मत दो। रोहन ने उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाया, तुम्हें प्लीज कहने का हक भी है? मां इस शर्मनाक बात की वजह से बीमार हैं, और मेरी जिंदगी तो खत्म हो ही गई है। उसने घर के खंभे पर जोर से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से खून बहकर जमीन पर टपकने लगा। तेल के दिए की कांपती रोशनी में 3 लोगों के साए लंबे और टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे, जैसे उनकी किस्मत हो। राधा रेंग कर अपने पति के पास आई, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और घेंट हुई आवाज में बोली, मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करती। मैं बस चाहती हूं कि तुम मुझे इस बच्चे को पालने का मौका दो, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं है। रोहन कांपते हुए अपनी पत्नी के पेट की ओर देखने लगा। एक नन्ही जान अंदर हिल रही थी। उसके दिल में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ नफरत थी और दूसरी तरफ बचा हुआ थोड़ा सा प्यार। अंत में वो मुड़ गया, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज से हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा। राधा गिर पड़ी, उसका रोना घिन गया। विक्रम ने सिर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। पुराने घर में ये घोषणा एक घंटी की तरह गूंज रही थी, जो एक नए दर्दनाक सफर का संकेत दे रही थी, जहां सभी को परिणामों का सामना करना था। और यहां से त्रासदी अपने सबसे क्रूर चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उस तीखी बहस की रात के बाद अगली सुबह रोहन ने चुपचाप अपने कुछ पुराने कपड़े एक बैग में रखे। उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी मां के बिस्तर के पास बहुत देर तक खड़ा रहा।
सरला देवी ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? मुझे इस हाल में अकेला मत छोड़ो। रोहन ने झुककर उनके कमजोर कंधों को गले लगाया। उसके आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मां, मैं इस घर में एक दिन और नहीं रह सकता। जब भी मैं उन्हें देखता हूं मेरे दिल में चाकू चुभता है। यह कहकर वो मुड़ा और गेट की ओर बढ़ गया। राधा फूट फूट कर रोने लगी, दौड़कर उसके पीछे गई और घुटनों के बल बैठकर अपने पति का हाथ पकड़ लिया। रोहन, प्लीज मत जाओ, चाहे कुछ भी हो, प्लीज मां को मत छोड़ो। मुझे इस तूफान में अकेला मत छोड़ो। रोहन ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मेरा नाम मत लो, हमारे बीच सब कुछ मर चुका है। वो मुड़कर चला गया। उसका साया गली के कोने में गायब हो गया। राधा का दिल दहला देने वाला रोना उसके पीछे गूंजता रहा, जो हवा की तेज आवाज में मिल गया, जैसे कि पूरे गांव का विलाप हो। उस दिन से राधा लगभग नरक में जी रही थी। रिश्तेदार घर आकर उसे कोसते और डांटते। एक बुआ ने तो सीधे मुंह पर कह दिया, लड़की होकर अपनी इज्जत नहीं रख सकती, अब किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत भी है। बेहतर है इस घर से निकल जाओ, ताकि पूरे खानदान पर और बदनामी ना लगे। बाजार में गांव वाले राधा को देखकर फुसफुसाते, कुछ तो ताना भी मारते। पति पत्नी की ये क्या हालत हो गई? लगता है उस घर का भाग्य ही खराब है। राधा जहां भी जाती सिर झुकाकर चलती। उसका भारी गर्भवती पेट एक जंजीर की तरह उसे गहरी खाई में खींच रहा था। वह अब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, बस अपने कमरे में रहती। कई रातें तकिए में मुंह छिपाकर रोती। विक्रम भी घृणा से नहीं बच पाया। मजदूरी करने जाता तो साथी मजदूर उसे अलग थलग कर देते। कोई उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। गांव में बच्चे उसके पीछे दौड़ते और चिल्लाते, देखो अपने भाई की पत्नी छीनने वाला जा रहा है। वह होंठ भींच लेता। उसकी मुट्ठी इतनी कस जाती कि खून निकलने लगता, लेकिन वो चुप रहता। दुनिया की नजरों में वो एक इंसानियतहीन इंसान बन गया था। सरला देवी तो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो पहले से ही कमजोर थीं। अब चिंता के कारण उनकी बीमारी और बढ़ गई थी। वो बिस्तर पर पड़ी रहती, कभी कभी रो पड़ती। हे भगवान, मैं अपने पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? बच्चे इतने नालायक हैं, अब जीने का क्या फायदा? राधा घुटनों के बल बिस्तर के पास बैठकर अपनी सास का हाथ पकड़ती और गहन हुई आवाज में कहती, मां, सारी गलती मेरी है। अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहां रहूं तो मैं चली जाऊंगी। सरला देवी ने मुंह फेर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें अपनी कमजोर बहू पर तरस आता था, लेकिन गुस्सा और शर्मिंदगी उन्हें माफी के शब्द कहने से रोक रही थी। जो घर कभी खुशहाल था अब नरक बन गया था। एक चला गया था, एक गर्भवती होकर शर्मिंदगी झेल रही थी। एक को पूरा गांव नफरत कर रहा था और एक बूढ़ी मां दुख से टूट गई थी। बाहर कानपुर का आसमान उदास था। काले बादल छाए हुए थे। हर किसी के दिल में एक बड़ा तूफान उमड़ रहा था, जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार था। गांव से निकलकर रोहन पास के एक कस्बे में चला गया और एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। वहां रहते हुए वो चुपचाप कम बोलता था, बस अपने दर्द को भूलने के लिए काम में डूबा रहता। लेकिन हर रात जब वो किसी घर की गर्म रोशनी देखता तो उसे अपना 3 कमरों वाला घर, दीवार पर लगी शादी की तस्वीर याद आती। सब कुछ उसके दिल में चाकू की तरह चुभता। उसके साथ रहने वाले दोस्त ने कई बार रोहन को उदास बैठे देखा और सलाह दी, तुम कब तक भागते रहोगे? तुम्हें कभी न कभी तो सामना करना ही पड़ेगा। तुम चले गए, मां घर पर बीमार है और तुम्हारी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? रोहन ने तेज आवाज में कहा, उसे मेरी पत्नी मत कहो। उस औरत ने मुझे पूरे परिवार को धोखा दिया है। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या दोष? दोस्त ने झिझकते हुए कहा। ये सुनकर रोहन चौंक गया। उस गलती के भंवर में फंसे एक निर्दोष अजन्मे बच्चे की छवि ने उसके दिल को भारी कर दिया, लेकिन तुरंत ही उसने सिर हिलाया और उस दुख को अंदर ही निगल लिया। इस बीच गांव में राधा दिन ब दिन और टूट रही थी। उसका पेट बड़ा हो गया था। जन्म में कुछ ही हफ्ते बाकी थे, लेकिन देखभाल के बजाय
उसे चुभती नजरों और अंतहीन तानों का सामना करना पड़ रहा था। गली से गुजरते समय कुछ पड़ोसन फुसफुसातीं, पता नहीं इस बच्चे को बाप का नाम मिलेगा भी या नहीं, शायद पैदा होकर भी जीवन भर नाजायज कहलाएगा। हर शब्द राधा के दिल में चाकू की तरह चुभता था। वो चुपचाप घर लौटती, दरवाजा बंद करके रोती। कई बार निराशा में उसने एक रस्सी, एक नदी से सब कुछ खत्म करने की सोची, लेकिन उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता, जहां नन्ही जान धीरे से लात मारती और वो फूट फूट कर रो पड़ती। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। सरला देवी ये सब देखती, उनका दिल दुख और लाचारी से भर जाता। वो बूढ़ी थीं, बीमार थीं, अब उनमें लोगों की बातों का सामना करने की ताकत नहीं थी। एक बार उन्होंने एक करीबी रिश्तेदार से आह भरकर कहा, काश मैं अपनी बहू का दुख अपने ऊपर ले सकती, ताकि उसे ये शर्मिंदगी न झेलनी पड़ती। विक्रम अभी भी चुपचाप मजदूरी करने जाता। हर दिन लौटते समय राधा के लिए कुछ न कुछ खरीद लाता। वो चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपराध बोध रहता। लेकिन इस ध्यान से राधा को राहत नहीं मिलती, बल्कि उसे और भी दोषी महसूस होता। एक दोपहर कुएं के पास सब्जियां धोते समय राधा ने गांव की 2 औरतों को गुजरते हुए सुना। लगता है जन्म का समय आ गया है। बेचारा बच्चा पैदा होने से पहले ही बदनामी झेल रहा है, लेकिन ठीक ही है, ये एक धोखेबाज औरत के लिए कर्मों का फल है। राधा कांप उठी, सब्जियों की टोकरी छोड़ दी और वहीं बैठ गई। उसके आंसू ठंडे कुएं के पानी में मिल गए। उसे लगा कि पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके मन में एक भयानक विचार आया, क्या मैं गायब हो जाऊं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए? उस रात वो नदी किनारे गई और गहरे काले बहते पानी को बहुत देर तक देखती रही। भारी पेट ने उसे लड़खड़ा दिया, लेकिन ठीक उसी समय पेट में बच्चे ने जोर से लात मारी, जैसे याद दिला रहा हो कि वो जीना चाहता है। वो फूट फूट कर रोने लगी और घास पर बैठ गई। बेटा, मैं वादा करती हूं कि मैं जीऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जन्म दूंगी। एक और जगह रोहन निर्माण स्थल की झोपड़ी में एक चटाई पर लेटा था, बेचैन था, सो नहीं पा रहा था। उसके दिल में दोस्त की बातें गूंज रही थीं। बच्चे का कोई दोष नहीं है। 2 लोग, एक भाग रहा था, एक को अंतिम छोर तक धकेल दिया गया था, लेकिन दोनों का दर्द एक ही था। त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और भी भयंकर रूप से फटने का इंतजार कर रही थी। पतझड़ की आखिरी रात कानपुर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उस 3 कमरों वाले नम घर में राधा अपना पेट पकड़े दर्द से तड़प रही थी। पसीना छूट रहा था। प्रसव पीड़ा अचानक शुरू हो गई थी, जिससे वो झुक गई। उसने अपने होंठ इतने कसकर काट लिए कि खून निकलने लगा। मां, मुझे बचाओ, राधा ने टूटी हुई आवाज में कहा। सरला देवी, जो बिस्तर पर पड़ी थी, ने आवाज सुनी और उठने की कोशिश की। अपनी बहू का पीला चेहरा और पेट में उठते दर्द को देखकर वो घबरा गईं और जोर से चिल्लाईं, विक्रम, जल्दी से दाई को बुलाकर लाओ। जल्दी करो बेटा। विक्रम घबराकर गली के कोने की ओर भागा और अंधेरी रात में एक एक घर का दरवाजा खटखटाया। पूरा गांव जाग गया। टॉर्च और दियों की रोशनी सरला देवी के घर की ओर दौड़ने लगी। राधा के प्रसव पीड़ा की खबर तेजी से फैल गई और साथ ही बुरी बातें भी। देखो, अब जन्म का समय आ गया है। पता नहीं बच्चे को किसका नाम मिलेगा। बेचारा पैदा होते ही बदनामी झेलेगा। दर्द में राधा ने हर कड़वा शब्द सुना। आंसू पसीने में मिल गए। वो बस अपना पेट पकड़कर बच्चे की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। गांव की दाई पहुंची और गर्म पानी, साफ तौलिए तैयार करने को कहा। अस्पताल ले जाने का समय नहीं है, यहीं पर करवाना होगा। छोटा सा घर अस्त व्यस्त हो गया। राधा का दिल दहला देने वाला रोना, दाई की जल्दबाजी, लोगों के दौड़ते कदमों की आवाज। सरला देवी पास बैठी, कांपते हुए अपनी बहू का हाथ पकड़ा और बड़बड़ाईं, बेटी, हिम्मत रखो, मुझे मत छोड़ो, बच्चे को मत छोड़ो। कई घंटों की पीड़ा के बाद एक नवजात शिशु की तीखी रोने की आवाज आई। पूरा घर शांत हो गया और फिर खुशी से भर गया।
लाल रंग का बच्चा दाई के हाथों में रो रहा था। राधा थक चुकी थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होठों पर एक कमजोर मुस्कान थी। मेरा बच्चा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तुरंत ही गली में फिर से बातें शुरू हो गईं। लड़का हुआ है, बच्चा किसका है? ऐसी बेइज्जती कभी नहीं देखी। राधा ने सब कुछ सुना। उसके आंसू बहने लगे। वो अपने बच्चे को गले लगाना चाहती थी, उसे उन बुरी बातों से बचाना चाहती थी, लेकिन उसके कांपते हाथों में ताकत नहीं थी। एक दूर जगह रोहन निर्माण स्थल की झोपड़ी में बैठा था कि एक रिश्तेदार दौड़ता हुआ आया। उसने कांपती आवाज में कहा, रोहन बेटा, घर चलो, राधा ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। पूरा गांव बातें कर रहा है, मां बच्चा दोनों कमजोर हैं। ये खबर सुनकर रोहन चौंक गया। उसके हाथ से खाने की थाली गिर गई। उसका दिल बेचैन हो गया। वो एक तरफ बच्चे को देखना चाहता था और दूसरी तरफ इतनी नफरत थी कि वो कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। पास बैठे दोस्त ने सलाह दी, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारा खून है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे और कुछ हो गया तो तुम जीवन भर पछताओगे। रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका दिल बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। उसे अपनी बीमार बूढ़ी मां, दर्द में तड़पती पत्नी और एक निर्दोष बच्चे का रोना याद आया। लेकिन गहरी शर्मिंदगी ने उसके कदमों को भारी कर दिया। उस रात कानपुर में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। पुराने घर में नवजात शिशु का रोना, एक बूढ़ी मां की आहें और एक पापी महिला की सिसकियां मिल रही थीं, और एक और जगह एक दुखी पति अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले के मुहाने पर खड़ा था। लौटकर सामना करे या हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दे। रात की बारिश अभी अभी थमी थी। अगली सुबह कानपुर का आसमान उदास और भारी था। 3 कमरों वाले घर में एक नवजात शिशु का रोना लगातार गूंज रहा था। लाल रंग का बच्चा एक पुरानी चादर में लपेटा हुआ अपनी थकी हुई मां के पास लेटा था। राधा इतनी थक चुकी थी कि उसकी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं थी। बस धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर बच्चे को गले लगा लिया। उसके आंसू चुपचाप बच्चे के गाल पर गिर रहे थे। गली में कानाफूसी अभी भी जारी थी। पूरा गांव बातें कर रहा था। रिश्तेदार भी आने लगे थे। फिर से कड़वी बातें गूंजने लगीं। जन्म हो गया, लड़का है, लेकिन पता नहीं किसे बाप कहेगा। पूरे खानदान के लिए शर्म की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरला देवी बिस्तर पर लेटी ये बातें सुन रही थीं। उनका दिल जैसे सिकुड़ गया था। अब उनमें लोगों को डांटने और भगाने की ताकत नहीं थी। बस आंखें बंद कर लेती और आंसू उनके झुर्रियों वाले गालों पर बहने देते। अचानक गेट चरमराते हुए खुला। रोहन दिखाई दिया, कंधे पर पुराना बैग। कई दिनों बाद लौटा था, चेहरा मुरझाया हुआ। पूरा आंगन शांत हो गया और फिर हलचल मच गई। एक रिश्तेदार ने ताना मारा, आह, रोहन आ गया। अब देखते हैं वो क्या करता है। रोहन घर में घुसा। उसकी आंखें एक अस्थायी पालने पर टिक गईं। लाल रंग का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। वो जड़वत खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस पल में एक अजीब एहसास ने उसे घेर लिया, दया, नफरत और घुटन भरा दर्द। राधा ने अपने पति को देखा और सिसकने लगी, रोहन, तुम आ गए। ये मेरा बच्चा है। रोहन ने गहरी भारी आवाज में कहा, मेरा नाम मत लो। तुमने धोखा दिया और अब चाहती हो कि मैं इस बच्चे को अपनाऊं? रिश्तेदारों की भीड़ ने एक साथ उंगली उठाई। हाँ, वो इसे नहीं अपना सकता। ये बच्चा एक शर्मिंदगी है। इस घर का नाम पाने के लायक नहीं है। बातों के शोर से राधा कांपने लगी। उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया और आंसुओं में चिल्लाई, मेरा बच्चा निर्दोष है। चाहे तुम लोग कितनी भी नफरत करो, वो खून का रिश्ता है, उसे ठुकराया नहीं जाना चाहिए। सरला देवी रो पड़ी, उठने की कोशिश की और कांपते हुए बोली, ये बच्चा सच में निर्दोष है। गलती बड़ों की है, उसकी नहीं। लेकिन रोहन बेटा, तुम जो भी फैसला करो सोच समझकर करना। रोहन मुड़ गया। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थीं कि खून निकलने लगा। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था, बहुत दूर चले जाना चाहता था, लेकिन बच्चे का मासूम रोना हजारों सुइयों की तरह उसके दिल में चुभ रहा था।
वो अभी भी एक नन्ही जान थी जो जीना चाहती थी। ठीक उसी समय विक्रम अंदर आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो आंगन के बीच में घुटनों के बल बैठ गया और रिश्तेदारों के सामने जोर से बोला, सारी गलती मेरी है, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। प्लीज सारी बदनामी राधा और बच्चे पर मत डालो। भीड़ में शोर मच गया। देखा, उसने खुद कबूल कर लिया। सच में इंसानियत खत्म हो गई है। खानदान के एक बुजुर्ग खड़े हुए और सख्त आवाज में बोले, विक्रम, आज से तुम्हें खानदान से बाहर निकाला जाता है और बच्चे को अपनाने या ना अपनाने का फैसला रोहन करेगा। रोहन कांप रहा था। उसकी आंखें अपने भाई को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देख रही थीं। अपनी पत्नी को बच्चे को पकड़े रोते देख रही थीं। अपनी बूढ़ी मां को निराशा में सिर झुकाए देख रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने बिखर रही है। रोहन के दिल में गुस्सा और दया का भयंकर संघर्ष चल रहा था। वो बाहर बरसती बारिश की टिप टिप आवाज के बीच चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं खुद फैसला करूंगा। किसी को मेरे बदले फैसला करने का हक नहीं है। माहौल जम गया। सब चुप हो गए। सबकी आंखें रोहन पर टिक गईं। उसका फैसला पूरे परिवार के लिए एक मोड़ होगा। बचाएगा या दफना देगा, माफ करेगा या रिश्ता तोड़ देगा। उस पल सरला देवी का पूरा आंगन शांत हो गया। दर्जनों लोगों की आंखें रोहन पर टिकी थीं। वे उस आदमी का फैसला सुनना चाहते थे जो इतने दिनों बाद लौटा था। एकमात्र व्यक्ति जिसे उस बच्चे, राधा और पूरे खानदान की इज्जत का फैसला करने का अधिकार था। रोहन स्तब्ध खड़ा था। उसके कंधे तनाव से कांप रहे थे। उसने राधा को देखा जो बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने मुड़कर विक्रम को देखा जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, आंखों में पछतावा भरा था। फिर उसने अपनी मां को देखा। उनके सफेद बाल हर सिसकी के साथ कांप रहे थे। उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल गिर जाएगा। रोहन का दिल दर्द से फट रहा था। वो गहंड हुई आवाज में चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे इस मोड़ पर क्यों ला खड़ा किया? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है? किसी ने जवाब नहीं दिया। बस एक नवजात शिशु का तीखा रोना गूंज रहा था, जैसे कि एक अदृश्य सवाल हो। खानदान के एक चाचा ने कहा, रोहन, तुम्हें साफ फैसला करना होगा, बच्चे को अपनाते हो या नहीं। एक बार में खत्म करो ताकि पूरे खानदान को और शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची और अचानक सबके सामने आ गया। उसने सीधे राधा की गोद में लेटे बच्चे को देखा। लाल रंग का बच्चा। उसकी आंखें अभी अभी खुली थीं। हैरान थीं, जैसे कुछ समझ न रही हों। उसके नन्हे से हाथ ने धीरे से हिलकर रोहन की उंगली को छुआ। रोहन का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू बह निकले। वाह, वो निर्दोष है। मैं एक निर्दोष जान को नहीं छोड़ सकता। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने ताना मारा, लेकिन वो तुम्हारा खून नहीं है। उसे अपनाने का मतलब है खुद पर शर्मिंदगी लेना। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक आग थी। ये शर्मिंदगी इस बच्चे ने नहीं दी है। उसने पैदा होने का तरीका नहीं चुना। अगर कोई दोषी है तो वो बड़े हैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी और मैं भी। क्योंकि मैंने अपने परिवार को बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया, लेकिन इस बच्चे को जीने का हक है। यह कहकर उसने बच्चे को उठाया और उसे कसकर अपनी छाती से लगा लिया। बच्चे का रोना शांत हो गया और उसकी जगह धीमी सांसें आने लगीं। पूरा आंगन शांत हो गया। किसी ने एक शब्द और कहने की हिम्मत नहीं की। राधा फूट फूट कर रोने लगी, जमीन पर गिर पड़ी। रोहन, मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी आभारी हूं। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज घैन गई। रोहन, तुम मुझे माफ करो या ना करो, मैं सब स्वीकार करूंगा। आज से मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूं। कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मेरे पापों की सजा है। ये कहकर विक्रम उठा और चुपचाप गेट से बाहर निकल गया।
उसका साया धूल भरी सड़क पर गायब हो गया और पीछे भारी आहें छोड़ गया। सरला देवी ने अपने छोटे बेटे और नन्हे पोते को गले लगा लिया। उनके आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुमने सही किया। भगवान देख रहे हैं, तुम्हें शांति मिलेगी। रोहन ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसका मन उलझा हुआ था। वो जानता था कि आगे का रास्ता कांटों से भरा होगा, लेकिन कम से कम उसने नफरत के बजाय इंसानियत को चुना था। बाहर भूरे आसमान में अचानक एक पतली सी धूप की किरण काले बादलों को चीरकर निकली, एक कमजोर सी रोशनी, लेकिन उन लोगों के लिए उम्मीद जगाने के लिए काफी थी जो एक गहरी त्रासदी से गुजरे थे। उन तूफानी महीनों के बाद कानपुर का वो छोटा सा घर धीरे धीरे शांत होने लगा। विक्रम गांव छोड़कर चला गया, अपने पीछे कई श्राप छोड़ गया। ये एक पल की स्वार्थपूर्ण मूर्खता, पारिवारिक रिश्ते और सम्मान को धोखा देने की कीमत थी। दुनिया अनजाने में हुई गलतियों को माफ कर सकती है, लेकिन खून के रिश्ते के साथ विश्वासघात को कभी माफ नहीं किया जाता। राधा बच्चे को जन्म देने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दिनों में वो खुश भी थी और दुखी भी। खुशी इसलिए क्योंकि निर्दोष बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था, लेकिन दुख इसलिए क्योंकि उसने खुद अपनी जिंदगी को एक कीचड़ बना दिया था। तब से वो चुपचाप जीने लगी, लोगों के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। बस अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए बच्चे की देखभाल में लगी रहती थी। सरला देवी उस झटके के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था, लेकिन अपने छोटे बेटे को लौटकर बच्चे को गले लगाते देख उन्हें जैसे अपनी आखिरी बची हुई ताकत मिल गई। वो समझ गईं, अतीत चाहे कितना भी कलंकित क्यों न हो, लेकिन अगर इंसानियत को बनाए रखा जाए तो भविष्य में अभी भी उम्मीद है। और रोहन, हालांकि उसके दिल में गहरा घाव था, उसने उदारता का रास्ता चुना। उसने बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया, क्योंकि वो समझता था कि उसका कोई दोष नहीं है। इसी फैसले ने खानदान और गांव के कई लोगों की सोच को धीरे धीरे बदल दिया। वे अब सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी कहते थे, रोहन सच में एक नेक और उसूलों वाला आदमी है। अगले कुछ महीनों ने रोहन को अभी भी अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब भी वो बच्चे की मासूम मुस्कान देखता, उसका दिल हल्का हो जाता। यही उसे जीने की प्रेरणा देता था, भले ही उसकी शादी अब अधूरी थी। ये कहानी कई कड़वे सबक छोड़ जाती है। सबसे पहले ये चेतावनी देती है कि शादी में वफादारी और आत्मसंयम कितना महत्वपूर्ण है। कमजोरी का सिर्फ एक पल, एक फिसलन भरा कदम पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, सालों की खुशी को राख में बदल सकता है। दूसरा, ये याद दिलाता है कि जब गलती हो जाए तो हर किसी को उसका सामना करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उससे भागा नहीं जा सकता। विक्रम को अपनी मातृभूमि छोड़कर जीवन भर की बदनामी के साथ जीना पड़ा। यही विश्वासघात की कीमत थी। तीसरा, ये इंसानियत और उदारता की प्रशंसा करता है। रोहन को उस बच्चे को ठुकराने, उसे फेंक देने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसने उसे रखने का फैसला किया। इसके कारण कम से कम एक निर्दोष जान को जन्म से ही अंधेरे में नहीं धकेला गया। इसी इंसानियत ने रोहन को दुख के बावजूद सभी का सम्मान दिलाया। अंत में ये हर परिवार के लिए एक अनुस्मारक है। खुशी सिर्फ प्यार से नहीं आती, बल्कि साझा करने, देखभाल करने और साथ रहने से भी आती है। अगर लंबी दूरी के कारण रिश्तों में कमी आती है तो इंसान भटक सकता है। हमें एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए। अपने घर को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। ऐसा न हो कि खोने के बाद हमें उसका असली मूल्य समझ में आए। सरला देवी के परिवार की त्रासदी एक चेतावनी की घंटी है। ये दर्द में समाप्त हुई, लेकिन एक छोटी सी आशा की किरण भी खोली। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वो चुपचाप प्रायश्चित करने के लिए जिएगा। विश्वासघाती को कीमत चुकानी पड़ेगी, और जो इंसानियत को बनाए रखता है उसे अपनी आत्मा में शांति मिलेगी। यही जीवन का न्याय है, यही कर्म का फल है जिससे कोई नहीं बच सकता। आप सब कहां से हैं? आपका शुभ नाम क्या है?
ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी यही प्रार्थना और कामना है कि आप सभी जहां भी रहें, हमेशा सलामत और शांत रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।